स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिटेल में बताया। तो हम लोगों ने कॉसस-लेविस थ्योरी शुरू करी थी। कॉसस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा कर सके। तो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ऑक्टेट पूरा करा करके देखा, कोवैलेंट बॉन्ड में भी कोवैलेंट बॉन्ड में भी ऑक्टेट पूरा करा कर देखे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी ऑक्टेट पूरा करा कर देखे। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, या एटम के पास शेयरिंग के बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रही है। तो ये फेल्योर है किसकी? तो ऑक्टेट रूल की। तो फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल की फेल्योर और कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की, इंपॉर्टेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल, फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल, फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की फेल्योर। तो देयर आर सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम के पास शेयरिंग के बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गई हैं, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्टेट है। तो देयर आर सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। देयर आर सेवरल stable molecules, there are several stable molecules in which atom have incomplete octet और excess of octet। so it is, तो ये क्या है? इट इज अ फेल्योर, ये एक फेल्योर है किसकी? तो ऑफ ऑक्टेट। तो बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल हैं जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो देयर आर सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन विच एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सेस ऑफ ऑक्टेट। तो इट इज फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो वैसे मॉलिक्यूल्स इन विच, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इन विच एटम हैव, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम के पास एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, मॉलिक्यूल्स इन विच एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड, कहलाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स and molecules having excess of octet is called hypervalent molecule, is called hypervalent molecules। तो ऐसे मॉलिक्यूल
जिसमें एटम की ऑक्टेट नहीं पूरी हो, मॉलिक्यूल्स इन विच एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें किसी एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। एंड वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाती है उसे कहा जाता है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, examples of electron deficient molecules, examples of electron deficient molecules, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स, जैसे आप बेरिलियम क्लोराइड ले लीजिए या बेरिलियम फ्लोराइड ले लीजिए। तो बेरिलियम, बोरॉन, इन सारे के जो मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैसे, तो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर होती है 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो ये बेरिलियम है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा, इसलिए बेरिलियम के साथ शेयरिंग किया। तो ऑब्वियसली शेयरिंग के बाद क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, शेयरिंग के बाद क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगी, लेकिन बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2, 2, 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पूरी हो पा रही हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पर बेरिलियम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही। तो ये बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए बेरिलियम क्लोराइड क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पर आप कह सकती है क्लोरीन है, ये बेरिलियम है, क्लोरीन, तो यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो इट इज फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो देयर आर सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन विच एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सेस ऑफ ऑक्टेट। बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या एक्सेस है, इट इज कॉल्ड फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती है, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट रह जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। और वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम के पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसे हम हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे बेरिलियम के कंपाउंड, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बोरॉन के कंपाउंड्स। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, बेरिलियम के कंपाउंड में बेरिलियम फ्लोराइड ले लीजिए, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड भी आप ले सकते हैं। तो बेरिलियम फ्लोराइड में बेरिलियम की एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7। तो यहाँ बेरिलियम है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए बेरिलियम के साथ शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग के बाद फ्लोरीन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई, फ्लोरीन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई, ये सर्किल मतलब ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन बेरिलियम की ऑक्टेट नहीं पूरी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रह गया। मतलब यहाँ फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड ये फ्लोरीन। तो यहाँ पर बेरिलियम फ्लोराइड में बेरिलियम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गई। उसी तरह से और भी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन सच एज, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन सच एज जैसे BF3 ले लीजिए, BCl3 ले लीजिए, BBr3 ले लीजिए, Bi3 ले लीजिए, BOH3 ले लीजिए। ये सब क्या है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इट इज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरॉन हाइड्राइड ले लीजिए,
ये सब क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जैसे बेरिलियम के कंपाउंड, बोरॉन के कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये BF3 है, तो BF3 में बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फिगरेशन 2,3, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फिगरेशन 2,7। तो यहाँ पर बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ, ऑब्वियसली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बोरॉन के साथ ये शेयर करें। तो शेयरिंग के बाद क्या होगी, तो फ्लोरीन की ऑक्टेट, ये फ्लोरीन की ऑक्टेट, और ये बेरिलियम की क्या हुई, तो 6-8 पूरी हुई, ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। यहाँ बोरॉन की क्या है, तो 6-8 पूरी हुई, ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। मतलब ये क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। आप यहाँ पर फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन भी देख सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन भी कर सकते हैं, आयोडीन भी कर सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर आएंगे। तो बोरॉन के कंपाउंड्स क्या होता है, आप ऑब्वियसली ऑर्थोबोरिक एसिड BOH3 भी ले सकते हैं, BH3 भी ले सकते हैं, जिसे और ले लेते हैं अपने एक एग्जाम्पल कि ऑर्थोबोरिक एसिड BOH3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड, BOH3 इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। कि कैसे, तो ये बोरॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाएगा। उस तरह से इधर ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाएगा, ये बोरॉन के साथ शेयरिंग लगाएगा। उस तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या हुई, तो शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरी हो रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरी हो रही है। तो ये क्या हुई, तो फेल्योर ऑफ ऑक्टेट। मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती है, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती है, वो क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे बेरिलियम के कंपाउंड, बोरॉन के कंपाउंड, उसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड ले लीजिए। एल्युमिनियम क्लोराइड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये AlCl3 ले लीजिए। ध्यान, एल्युमिनियम क्लोराइड एक कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 1.5 और क्लोरीन की 3। तो यदि डिफरेंस, आपको मैंने बताया था, यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम, तो यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम ग्रेटर देन 1.7 हो तो फॉर्म करता है इलेक्ट्रोवैलेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है और एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 1.5 आया। ये लेसर देन 1.7, इससे फॉर्म करता है कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन फाजेंस रूल से आएगा, जो अगले क्लास में मैं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो एल्युमिनियम को ऐसे ध्यान रखेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, तो कोवलेंट कंपाउंड, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैसे, तो एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 283। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 287। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एल्युमिनियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसे एल्युमिनियम के साथ शेयरिंग करेगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा में करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग के बाद क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरी हो पा रही है, मतलब 6-8 ही पूरी हो पा रही है। मतलब ये क्या हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गई। ये क्या हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो वैसे मॉलिक्यूल, वैसे कंपाउंड जिसमें एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाती है,
एटम की ऑक्टेट शॉर्ट रह जाती है तो वैसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती उसे हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। नाउ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, तो हाइपर मतलब एक्सिस, वैलेंट मतलब वैलेंस, तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, हाइपर वैलेंट molecules. तो there are several stable molecules, बहुत सारे ऐसे स्टेबल molecules हैं। There are several stable molecules in which atom have excess of octet called hypervalent molecule, that is called hypervalent molecules। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए उसे हम कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जाम्पल्स जैसे हम लोग ले लें PCl5, तो फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15 होती है, कॉन्फ़िगरेशन 285, क्लोरीन की 17287। तो यहाँ फास्फोरस है, ये क्लोरीन 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 है। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इधर शेयरिंग में लगाएगा। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में घट रहा तो इधर शेयरिंग में लगाएगा। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में घट रहा तो इधर शेयरिंग में लगाएगा। क्लोरीन के वैलेंस सेल में ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने में घट रहा तो इधर शेयरिंग में लगाएगा। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दिस वन। तो शेयरिंग के बाद ये क्या होगी, तो इस क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी होगी, इस क्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी, इस क्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी, इस क्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी, और इस क्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी। लेकिन फास्फोरस के बाद शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मतलब यहाँ फास्फोरस के बाद शेयरिंग के बाद, फास्फोरस के पास शेयरिंग के बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गई तो ये क्या हुआ, हाइपरवैलेंट हो गया। ये क्या हुआ, हाइपरवैलेंट। मतलब ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस, ये क्लोरीन है, ये ऑब्वियसली क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये फास्फोरस, ये क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या हुई, तो फास्फोरस के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गई, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। तो वैसे मॉलिक्यूल, ये सब स्टेबल मॉलिक्यूल, ये सारी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता तो उसे हम लोग कह देते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। मतलब एक्सेस वैलेंसी है, और एक्सेस वैलेंसी शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, आपको मैंने बताया था। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल सल्फर के कंपाउंड में लीजिए, अदर एग्जाम्पल जैसे हम ले लीजिए SF4, SF6, SF4, SF6 ले लीजिए, है ना। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, क्लोरीन में आप लिए ClF3 ले लीजिए, ये ClF5 ले लीजिए, या IF7 ले लीजिए। तो ये सब क्या है, तो हाइपरवैलेंट है। जैसे आप सपोज SF4 ही ले लेते हैं, तो ये सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फ़िगरेशन 286, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन 27। तो यहाँ पर SF6 में क्या आती है, सल्फर है, SF4 में क्या आती है, सल्फर, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7। तो फ्लोरीन को ऑक्टेट अगर पूरी करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए सल्फर के साथ शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए फ्लोरीन के सल्फर के साथ शेयरिंग कर लेगा। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए क्या करेगा, तो ये सल्फर के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो शेयरिंग के बाद इन सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इधर शेयरिंग में लगा, एक इधर शेयरिंग में, एक इधर, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। तो शेयरिंग के बाद क्या होगी, तो इस फ्लोरीन की तो ऑक्टेट पूरी होगी, फ्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी,
इस फ्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी, इस फ्लोरीन की क्या होगी तो ऑक्टेट पूरी होगी। लेकिन सल्फर के पास ये 2 इधर से रिंग का, 2 इधर से रिंग, 4 2 6 2 8 ये होगी। तो इसे ऑब्वियसली इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इट इज कॉल्ड हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये सल्फर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ऑब्वियसली एक लोन पे दिस। तो सिंपल ध्यान रखिए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती है उसे हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं, और वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आपको यूज आएगा, इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी कहीं कहीं यूज करते थे। तो अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ का एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो फ्रिक्वेंटली आता है 12th में, तो आना ही आना है स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एक। तो स्ट्रक्चर कुछ कंपाउंड्स का आप जरूर याद रखिए, स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे कोरिलेट करके पूछेगा कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स या कि एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म एंड देयर कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स, ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट का है, एंड देयर कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ some elements and their compound। जैसे फर्स्ट वन इज द कार्बन। कार्बन, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉप्स होता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये डायमंड में कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो टेट्राहेड्रल होती है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रली। डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रली। डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रली। डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रली। तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर है। डायमंड ऑब्वियसली ये हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है ना। ये क्या है, तो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। नेचुरल मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला। बैड कंडक्ट हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। इसमें कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है sp3 होती है। मतलब एक कार्बन क्या कर रखा है, तो आपने पढ़ा है ये कार्बन ने क्या कर रखा है, तो 4 सिग्मा मोल बना रखा है। तो वह कार्बन जो 4 सिग्मा बनाता है उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, तो sp3 होती है। दिस वन बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है ग्रेफाइट। जो दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स है दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर होती है वह हेक्सागोनल लेयर वाइज होती है। मतलब इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से हेक्सागोनली लेयर वाइज अरेंज्ड है। इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से
हेक्सागोनली लेयर वाइज अरेंज है। दिस ये हेक्सागोनल लेयर वाइज है। एक लेयर हो गई, इसकी जस्ट एक और लेयर होगी दिस वन। ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस तरह से। ये है जी, ये तो ये हेक्सागोनल लेयर वाइज होता है अरेंजमेंट। इसमें कुछ सॉलिड स्टेट में बताया था मैंने कि ये हेक्सागोनल लेयर वाइज होती है। ये है, ये हेक्सागोनल लेयर है, हेक्सागोनल लेयर है। ये क्या है? तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। एक कार्बन यहां पर क्या करा? तो 3 ही सिग्मा बना रखा। देखिए, एक कार्बन क्या करता, कोई भी कार्बन लीजिए तो 1 2 3 की ये क्या है? तो ये लेयर, इस लेयर की कार्बन इस लेयर के कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, ओवरलैपिंग, साइड ओवरलैपिंग कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर यही है कि डायमंड में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है sp3 होती है, जबकि यहां पर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? तो sp2 होती है। बड़ा पूछता है, खूब पूछता है इसको कि डायमंड में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? इसमें भी सारा कार्बन ही। 10 ग्राम आप डायमंड लीजिएगा और 10 ग्राम आप ग्रेफाइट लीजिएगा, दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम है, लेकिन यहां पर अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है और यहां पर हेक्सागोनल लेयर वाइज है, यहां पर हेक्सागोनल लेयर वाइज है, यहां पर हेक्सागोनल लेयर वाइज है। ठीक है। ऑब्वियसली ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, ओपेक होता है, मतलब पेपर आप जानते हैं ग्रेफाइट से आप डार्क कर सकते हैं। ओपेक मतलब काला होता है, ब्लैक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसका कारण है कि जो लेयर के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है, लेयर के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है, लेयर के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होता है। तो ये लेयर के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। मतलब ये क्या होता है? तो गुड कंडक्टर होता है किसकी? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर होता है किसका? तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो कार्बन का डायमंड फॉर्म में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, ग्रेफाइट फॉर्म में कार्बन का sp2 है। ये कार्बन यहाँ पर टेट्राहेड्रली है, यहाँ पर कार्बन हेक्सागोनल लेयर वाइज है। ये हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये कार्बन हो गया। इसके कंपाउंड्स, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताते हैं। ना कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स में ना कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में जैसे ले लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO के स्ट्रक्चर आपने देखा था कि ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड, जो डोनर है प्लस एक्सेप्टर माइनस। उस तरह से आप CO2 ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर C ये होता है। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसे क्या कहते हैं? तो कार्बन सब ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर होती है ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट इज द कार्बन सब ऑक्साइड। उसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड देयर कंपाउंड्स,
नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, तो N2 के फॉर्म। N2 में नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। जैसे आपका दीजिए N2O, इट इज ए नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये आप किसी इस तरह से भी लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर सिंगल बॉन्ड दीजिए, और जो डोनर एटम है प्लस, एक्सेप्टर है माइनस, इस तरह से। उसी तरह से अगर आप ले लीजिए NO, ये कहलाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये कहलाता आपका क्या, तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये N, ये डबल बॉन्ड हो, और इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होती है, एक लोन पेयर होता है। उसी तरह से कहें N2O3, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो ये दो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो N, ये डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। उसी तरह से N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है O, ये डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है O, ये डबल बॉन्ड N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये O, ये N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये पे लिख देता हूं मैं, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करते हैं। नाउ एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एसिड्स की स्ट्रक्चर। जैसे फर्स्ट वन इज द नाइट्रस एसिड HNO2, ये क्या है, तो नाइट्रस एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर होती है HON डबल बॉन्ड हो, HNO3, इट इज अ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड ये है नाइट्रिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर होती है HON, ये O बिल्कुल इसी है, जस्ट यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। HNO4 परऑक्सो नाइट्रिक एसिड, परऑक्सो नाइट्रिक एसिड, परऑक्सो नाइट्रिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है HO, ये O, ये N, बिल्कुल यही है, सेम टू सेम है, बस यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, इट इज कॉल्ड परऑक्सी बॉन्ड, इसे कहा जाता है परऑक्सी बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को पर, इसलिए इसका नाम है क्या, परऑक्सो नाइट्रिक एसिड। उसी तरह से फास्फोरस एंड देयर कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस मतलब वाइट फास्फोरस यहां पर है, एंड देयर कंपाउंड्स, और उसके कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस एंड देयर कंपाउंड्स, फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, जैसे फर्स्ट वन P4 मतलब वाइट फास्फोरस, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 में,
तो ये P4 में क्या है, तो एक फास्फोरस अदर 3 फास्फोरस से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड, ये फास्फोरस इस फास्फोरस से, इस फास्फोरस से, इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये फास्फोरस इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये फास्फोरस अदर 3 से, मतलब इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस फास्फोरस से, इस फास्फोरस से, ये फास्फोरस इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस फास्फोरस से, और प्रत्येक फास्फोरस के पास क्या है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक फास्फोरस के पास क्या है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। इट इज ए P4, स्ट्रक्चर ऑफ P4। अब इसमें आइए जी P4O6, P4O6 टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड, P4O6 टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड। तो बिल्कुल इसी टाइप की है, बिल्कुल इसी तरह से, बस ये अंतर है कि यहाँ फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, मतलब ये फास्फोरस है, ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ये फास्फोरस हो जाएगा, मतलब ये उस तरह से ये PP बॉन्ड है, 6 PP बॉन्ड है, एक PP बॉन्ड, 2 PP बॉन्ड, इसमें कितना PP बॉन्ड है, तो 6 PP बॉन्ड है, ये 6 PP बॉन्ड होती है, ध्यान रखिए। और ये जो एंगल होती है P4 में, ये जो एंगल होती है वो 60 डिग्री की होती है। एंगल कितनी की होती है, तो ये 60 डिग्री की होती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर बस अंतर क्या है, तो ये जो 6 PP बॉन्ड है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके बीच में क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये P4O6 होगा। उसी तरह से अगर P4O10 की बात करी जाए, P4O10 की मतलब टेट्रा फास्फोरस डेऑक्साइड, तो बिल्कुल P4O6 जैसा ही है। यहाँ पर ऑब्वियसली ये लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर है इसके पास। बस P4O10 में क्या हो जाएगी, तो सेम टू सेम है, यहाँ भी POP बॉन्ड है, 6 POP बॉन्ड है, 6 ये POP बॉन्ड, ये POP बॉन्ड, ऑब्वियसली ये POP बॉन्ड और ये POP बॉन्ड। और ये जो लोन पेयर होता है, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑक्सीजन द्वारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑक्सीजन द्वारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑक्सीजन द्वारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑक्सीजन, दिस वन। ऑब्वियसली आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आपको मैंने बताया कि 3rd पीरियड का एलिमेंट हो, 4th पीरियड का हो, 5th पीरियड, 6th 7th पीरियड का अगर एलिमेंट हो, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर क्या दे सकते हैं, तो डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर क्या दे सकते हैं, तो डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर क्या दे सकते हैं, तो डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर क्या दे सकते हैं, तो डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं। तो ये फास्फोरस P4O6, P4O10। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स ऑफ फास्फोरस, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ acids of phosphorus, structure of acids of phosphorus, जैसे फर्स्ट वन H3PO2, इट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसे क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो H होता है, P होता है, ये H होता है, H होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह पर फास्फोरस में आप क्या दे सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड दे सकते हैं जिसमें से। तो यहाँ पर एक OH है, ध्यान रखिए एक OH है। एक OH होने के कारण ही इस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल हाइपोफॉस्फोरस एसिड में से मात्र एक ही H+ आयन रिलीज होता है, इसलिए इसे मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है, जिसमें एक ही OH है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से दूसरा है फास्फोरस एसिड H3PO3, इसका नाम क्या है, तो फास्फोरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सेम टू सेम यही होती है, बस यहाँ पर एक हार्डोन की जगह पर 2 H हो जाए, एक OH हो जाता है, मतलब H है वो है बिल्कुल सेम टू सेम, आप यहाँ लिख दीजिए। बस अंतर ये है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो आएगा, तो ये OH, ये फास्फोरस, इसमें 2 OH हो गया, 1 2। ऑब्वियसली H3PO4 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? तो सेम टू सेम है, H है, ये P है, ये डबल, ये O है, ये H है, यहाँ पर बस क्या हो गया? 3 OH हो गया। तो इट इज द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एंड देयर कंपाउंड्स, सल्फर स्ट्रक्चर ऑफ sulfur and their compounds, sulfur and their compounds। तो सल्फर जैसे सल्फर एक्चुअली एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली इसमें रोम्बिक सल्फर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है एसिड, इसमें ऑब्वियसली ये सल्फर और सल्फर ये है जी। तो ये है एसिड। क्रॉन के फॉर्म होता है एसिड, है ना। यहाँ पर इस बंदे को बिठा दीजिए, इसके ऊपर क्रॉन लगा हुआ, क्रॉन मतलब मुकुट, एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, क्रॉन फॉर्म है। रोम्बिक सल्फर है ये क्रॉन। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, इसे SO2 ले लीजिए, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इसके स्ट्रक्चर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होती है। या इसी को अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस वन, ये सीधे इस तरह लिखिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पर आप क्या दे सकते हैं सल्फर में, तो डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कहें H3O9, इट इज अ ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह से होती है जी। S है, ये O है, ये O है, इस तरह से होती है। ये S है, ये O है, ये S है, ये O है, ये O है, ये S है, इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड होती है H3O9। एक बार पूछा जाए के अंदर ये H3O9 है ना। यहाँ पर SOS SOS 3 सल्फर है साइकिल में, 3 ऑक्सीजन है साइकिल में, बाकी इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स ऑफ सल्फर, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड ऑफ सल्फर, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के एसिड्स का स्ट्रक्चर, जैसे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इट इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? H है, O है, S है, ये O है, H है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर आप क्या दे सकते हैं? तो डबल बॉन्ड दे सकते हैं ये। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो H है, ये O है, ये S है, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O है, H है, इट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
सल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? बस सेम टू सेम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के हटा पर एक जगह सल्फर लिख देंगे, मतलब ये H है, ये O है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये सेम टू सेम रखे, यहाँ पर डबल बॉन्ड सल्फर, इट इज अ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3। उसी तरह से H2SO5 परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसी कहते हैं कारो एसिड, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या ऐसे हम लोग कहते हैं क्या, तो कायरोज एसिड, इसे भी कहा क्या जाता है कायरोज एसिड, ये कहलाता। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सेम टू सेम है, बस यहां पर क्या हो जाता है, तो परऑक्सी बॉन्ड हो जाता है। सेम टू सेम डाल रहे, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही है, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही है, बस यहां पर क्या अंतर है, यहां परऑक्सी बॉन्ड, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड कॉपी कर दिए, बस यहां पर ऑक्सीजन की जगह परऑक्सी बॉन्ड डाल दिए, इसलिए इसका नाम है परऑक्सो एसिड, परऑक्सी बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कहा जाता है? परऑक्सी बॉन्ड। ये तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो, तो बस यही है स्ट्रक्चर, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। थायोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की कॉपी है, बिल्कुल सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर कर दिए। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कारो एसिड बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड है, सिर्फ यहां पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। नाउ डायथानिक एसिड, दैट इज H2S2O6, स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O6 डायथानिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर होती है HOSSOH, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O7 ओलियम, इसकी स्ट्रक्चर होती है HOS, सेम टू सेम कॉपी करें, बस यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, सिर्फ बीच में क्या करें, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से H2S2O8 परऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड, ये ऐसे कहा जाता है, परऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड, ये ऐसे कहा जाता है, कॉमन नेम इसका मार्शल एसिड है, मार्शल एसिड, ये ऐसे कहा जाता है परऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। सेम टू सेम है, बस एक ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा, HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O, ये OS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये OH, इट इज द मार्शल एसिड या परऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। इसके हाइड्रोलाइसिस से 2 सल्फ्यूरिक एसिड मोलिक्यूल जनरेट होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। उस तरह से H2S4O6, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे ये H है, ये O है, S है, ये S है, ये S है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O 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 है, इट इज द H2S4O6। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं सल्फर के, सल्फर और उसके कंपाउंड्स के जो फ्रीक्वेंटली आपको यूज होता रहता है, और पूछा हुआ है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आगे इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। क्लोरीन और उसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्लोरीन मतलब हेलोजन में क्लोरीन, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन and their compounds. जैसे कि हम लोग कहते हैं Cl2, तो यहाँ पर क्लोरीन के बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है। अगर कहें Cl2O, क्लोरीन की ऑक्साइड, तो ये Cl, ये O, ये Cl होता है, ये Cl2O3 कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो Cl, ये O, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन। अगर Cl2O5 कह जाए तो सेम टू सेम हो गए, Cl, O, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, सेम टू सेम एक और डबल बॉन्ड लगा दीजिए। Cl2O7, तो ये क्या हो गया, तो ये Cl, O, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। उसी तरह से एसिड्स ऑफ क्लोरीन में ऑब्वियसली एसिड्स ऑफ क्लोरीन में जैसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड HOCl,
इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? HOCl है। ओब्वियसली क्लोरिक एसिड AClO2। AClO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? OCl, ये डबल बॉन्ड, डबल या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिए। AClO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो H है, ये O है, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। AClO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? परक्लोरिक एसिड, दिस वन। H है, O है, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। और भी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर आप ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं। फ्लोरीन में सिर्फ HOF होता है, ये यहाँ फ्लोरीन नहीं लगा सकते क्योंकि ऑक्सो एसिड और फ्लोरीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लोरीन लगा, ब्रोमीन लगा दिए तो HOBr है ना, ये BrO हो जाएगा, BrO हो जाएगा। आयोडीन लगा दीजिए तो ये HOI हो जाएगा, I डबल बॉन्ड O, दिस। तो ETC और भी इंटर हैलोजन का स्ट्रक्चर है, तो वो तो वेस्पर थ्योरी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बॉन्डिंग कुछ है जिसको ध्यान रखना है, कुछ एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड में कैसे बॉन्डिंग हुई है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कंपाउंड, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको फाजन्स रूल और मतलब पोलराइजिंग पावर, पोलरिटी और फाजन्स रूल बताऊंगा। ठीक है, ऐसे यहाँ तक अपन मतलब इसका कुछ यहाँ तक जनरली आपको मैंने बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर भी एक बार अपन कर दिए ताकि सारी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज यहीं पर तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पोलराइजिंग पावर, पोलरिटी और फाजन्स रूल करेंगे। ओके, बाय।